हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 12 शताब्दी से लेकर 1750 एडी तक। ये जो है बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड है, यानी सेकंड सेमेस्टर का है पंजाब यूनिवर्सिटी का। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मुगल साम्राज्य प्रशासन, यानी मुगल साम्राज्य में कैसी प्रशासन होती थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो हमेशा आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास 9, 10th, 11th, 12th CBSE सभी जो है आर्ट्स के चैप्टरों को कवर करता है। प्लस जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी आर्ट्स चैप्टरों को कवर करता है। प्लस जो है NIOS जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। आने वाला समय में हो सकता है जो है आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड को भी कवर करेगा। तो इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, मेरे साथ जुड़ने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको मिलता रहेगा और आप उससे लाभान्वित होते रहोगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये तो था आपके लिए विचार। अब जो है हमारा टॉपिक जो है क्या है, मुगल साम्राज्य में प्रशासन। अब मुगल साम्राज्य के हमने बारे में पढ़ा, जाना मुगल साम्राज्य के जो है प्रशासन कैसी थी और किस प्रकार वजह से जो मुगल साम्राज्य इतना विस्तृत हुआ। कहते हैं अकबर एक प्रभावशाली सम्राट था। उसका विश्वास था कि कुशल प्रशासन व्यवस्था के बिना भारत में शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करना असंभव था। अंततः उसने एक ऐसी कुशल शासन प्रणाली की स्थापना किया जो उसके पूर्व के शासकों के श्रेष्ठ थी और जिसे उसके उत्तराधिकारी ने लगभग 200 वर्ष तक अपनाया और 200 वर्ष तक जो है राज किया। ब्रिटिश सरकार ने भी उसके शासन प्रणाली को अनेक विशेषताओं को अपनाया भी। मुगलों का केंद्रीय सरकार गठन जो विशेष रूप से सराहनीय था। सबसे पहले तो सम्राट की स्थिति होती थी। अब सम्राट की जो है प्रशासन में क्या स्थिति होती थी, ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ द किंग। मुगल प्रशासन का मुखिया सम्राट होता था। वह एक धुरी के समान था जिसके इर्द गिर्द सारा प्रशासनिक ढांचा घूमता था। यानी कह सकते हो कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसके आसपास सारी राजनीतिक गतिविधियां होती थी। सम्राट अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। अब्दुल फजल ने इस विषय में जो ये लिखा है कि राजा की शक्ति ईश्वर के फूटने वाले ऐसे प्रकाश है जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें। तो कहीं हद तक तो ये बात सच्चाई भी है। क्योंकि राजा जो होता है, राजा के ही आश्रित सभी प्रजा होती है। राजा के जो है कूटनीति की वजह से जो है प्रजा दुखी होगी, अगर अच्छी नीति बनाती है तो उससे जो है लाभान्वित होती है। तो राजा का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद था वह प्रशासनिक मुखिया होने के साथ साथ प्रजा का धार्मिक मुखिया भी था। वो मुसलमानों से ज़कात एकत्र करता था तथा उसे इस्लाम धर्म के प्रचार में खर्च भी करता था। न्याय संबंधी सभी व्यक्तियों का सूत्र भी सम्राट ही होता था। उसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। उसे परामर्श देने के लिए मंत्रियों की व्यवस्था भी की गई थी, परंतु उनके परामर्श को स्वीकार करना या न करना सम्राट की इच्छा पर निर्भर रहता था। वो जब चाहता था मंत्रियों को पदोचित कर सकता था, यानी पद से हटा सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है मुगल सम्राट असीम शक्तियों का स्वामी था। ये समीप शक्तियों के होते हुए भी मुगल साम्राज्य अपनी प्रजा के हितों का पूरा ध्यान रखता था। यह बात उसकी दिनचर्या से स्पष्ट हो जाता था। प्राय की प्रार्थना के पश्चात वह जनता की झरोखा दर्शन देता था। झरोखा दर्शन का पश्चात वह दीवाने आम में लोगों की शिकायतें सुनता था तथा उनकी उचित समाधान भी करता था। तब पश्चात वह दीवाने खास में वह अपने प्रमुख मंत्री से गुप्त विशेषों पर विचार विमर्श करता था। यहीं पर निपुण कारीगर, जौहरियाँ एवं कलाकारों की रचनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाता था। दीवाने खास की दोपहर के बाद बैठक में सम्राट संगीत तथा नृत्य कार्यक्रम को प्राथमिकता देता था। रात को सम्राट महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रियों को गुप्त बैठक भी बुलाता था। इस बैठक में सम्राट के विश्वासपात्र मंत्री भी भाग ले सकते थे। सम्राट सदैव इसका सभापति होता था तथा उसको इच्छाओं के अनुसार ही निर्णय लिए जाते थे। यानी यह बैठक जो है गुसलखाना में आयोजित की जाती थी। उसके बाद आता है सम्राट के विशेष अधिकार। मुगल साम्राज्य के मुख्य विशेष अधिकार प्राप्त थे। केवल सम्राट ही सिंहासन में बैठ सकता था। सम्राट के अतिरिक्त किसी को भी झरोखा दर्शन देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। मृत्युदंड की सजा केवल सम्राट ही दे सकता था। उपाधियां देने का अधिकार भी सम्राट को प्राप्त थी। वह सिक्के जारी कर सकता था। केवल उसे ही किसी शासक के साथ युद्ध करने अथवा संधि करने का अधिकार प्राप्त था। उसके सिवा न कोई शेर का शिकार कर सकता था और न ही हाथियों की लड़ाई का आयोजन कर सकता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगल सम्राट
निरंकुश होते हुए भी अपने आप को प्रजा के हितों का दास समझता था। अकबर को सराहना करते हुए जो है डॉक्टर एस.एन. श्रीवास्तव ने साफ कहा था कि वह अपनी प्रजा का पिता था। सभी प्राचीन हिंदू राजाओं की भांति वह यह अपना कर्तव्य समझता था कि वह लोगों की इच्छाओं का पता लगाए और उनके हितों के विरुद्ध कोई काम न करे, जो कि हर एक जो है राजा का फर्ज होता था। उसके पश्चात होता था केंद्रीय मंत्री या सेंट्रल मिनिस्टर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समस्त मुगल शासन का कंधाधार स्वयं सम्राट ही था। फिर भी शासन को सुचारू रूप चलाने के लिए वह अनेक मंत्रियों की सहायता भी लेता था। वह उनकी राय का उचित सम्मान भी करता था, परंतु मंत्रिमंडल सम्राट को किसी बात को मनाने के बाध्य नहीं कर सकता था। अंत सम्राट कई बार उसका निर्णय बदल भी देता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री को मंत्री न रह कहकर सम्राट के दास अथवा सचिव कहा अधिक उचित होगा। इसमें जो पहला था वो वकील था। सम्राट के पश्चात केंद्र सरकार का सर्वोच्च अधिकारी वकील अथवा प्रधानमंत्री था। बाद में उसे वजीर के नाम से भी पुकारा जाने लग गया। बैरम खां और सदौक खां मुगल काल के प्रसिद्ध वकील थे। अकबर की छोटी आयु होने के कारण बैरम खां राज्य के अत्यंत शक्तिशाली वकील था। मुगल राज्य के सभी भागों पर उसका पुण्य अधिकार था। इसमें जो है बहुत से विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। इसमें डॉक्टर पी.एस. ने लिखा है कि बैरम खां के अधीन इस पद की जो है शक्ति वजीर आजम की इस शक्ति से भी अधिक थी। उसका व्याख्या इस्लामी कानून में भी की गई है। उसने तो राज्य के एक दूसरे के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मृत्यु दंड तक भी दे दिया था, परंतु बैरम खां के पश्चात इस पद की शक्ति प्राय कम हो गई थी। वह प्राय सम्राट के साथ रहता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे परामर्श दे सके। सम्राट के निर्देश अनुसार वह स्वयं अस्म उल मुल्क नामक पत्र लिखता था। वो सम्राट के राज्य के महत्वपूर्ण विषय के बारे में आवश्यक जानकारी भी देता था। वो सम्राट का सलाहकार होने के नाते वह अन्य विषयों पर नियंत्रण भी रखता था। उसके बाद था दीवान आलम। मुगल काल में वित्त मंत्री को दीवान आला कहा जाता था। ठीक है, कभी कभी वकील ही इस पद पर कार्य करता था। मुजफ्फर खां, राजा टोलमल तथा शाह मनूर अकबर के समय के 3 प्रसिद्ध दीवान थे। जहांगीर के काल में नूरजहां का पिता मिर्जा गोयल बेग इस पद पर नियुक्त था। दीवान का कार्यभार अधिक था तथा उनकी सहायता के लिए दीवान खाल्स, दीवान जागीर एवं दीवान तौजी आदि कुछ निम्न स्तर के अधिकारी भी होते थे। मुगल सम्राट यह भी जानते थे कि शासन की सफलता तथा असफलता उसके वित्तीय विभाग पर ही आधारित है। अंततः सम्राट स्वयं भी इस विभाग में विशेष रुचि लेते थे और समय समय पर आय व्यय का निरीक्षण करने के लिए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति भी करता था। इसमें जो है मुगल कालीन दीवान आला जो था वह राज्य के सभी प्रकार के कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होता था। उसकी अनुमति के बिना कोई भी धनराशि अदा नहीं की जा सकती थी। वह प्रांतीय दीवानों के कार्य पर निरीक्षण रखता था तथा उनकी नियुक्ति के समय सम्राट को सलाह भी देता था। प्रत्येक नियुक्ति पत्र अथवा आज्ञा पत्र पर उनके हस्ताक्षर होना आवश्यक था। वो समस्त समान रिकॉर्ड की संभाल कर रखता था। ठीक है, तो इस तरह से जो होता था दीवान आला का एक महत्वपूर्ण जो है योगदान होता था मुगल साम्राज्य में। उसके बाद था मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी जो था, मीर बख्शी भी केंद्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्री था। वह राज्य का मुख्य वेतन अध्यक्ष था। उसका कार्यकाल बहुत बड़ा था, इसलिए कुछ सहायक बख्शी होते थे। वह सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के मान सावधानों का रिकॉर्ड रखता था। वह सभी अधिकारियों के वेतन चिट्ठे को जांच पड़ताल हमेशा करता था। वह राज्य के कर्मचारी के पदोन्नति तथा स्थानांतरण के लिए सुझाव भी दे सकता था। उसका सुझाव सम्राट सैनिक अभियान के नेता का चुनाव भी करता था। वह समय समय पर सैनिक नाम बली सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करता था। युद्ध के समय सैनिक में वेतन वितरण के लिए वही जिम्मेदार होता था। मीर बख्शी किसी विशेष मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों की संख्या निश्चित करता था। घुड़सवार को हुलिये का भी वही रिकॉर्ड रखता था तथा घोड़े को दागने का भी कार्य यही करता था। यानी मीर बख्शी जो था बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। उसके पश्चात जो था खाने सामा शाही घराने के कार्य का मंत्री होता था। उसे राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यह पद किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपा जाता था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो था वह सम्राट तथा उसके हरम की सभी आवश्यकताओं की सूची बनाता था। शाही घराने की आवश्यकताओं की पूर्ति शाही कारखाने द्वारा होती थी। खाने सामा इन कारखानों का मुखिया होता था। राजकुमारों और राजकुमारियों के विवाह के समय वही सभी
आवश्यक वस्तु खरीदता था। शुभ तथा विशेष अवसरों पर भी दी गई पार्टी का प्रबंधन भी खाने समा किया करता था। उसके बाद था मुख्य सदर यानी चीफ सदर। मुख्य सदर धर्मार्थ विभाग का मंत्री होता था। उसे सदैक शाहजहां और सरदुरु सदन भी कहा जाता था। उसके अधिकार काफ़ी विस्तृत थे, परंतु अकबर ने उसके अधिकार में बहुत कमी कर दी थी। लेकिन उसके कार्य जो होते थे ये होते थे, वो शिक्षा संबंधी संस्थाओं का रिकॉर्ड रखता था, उन्हें आवश्यकता अनुदान दिलाता था। वो शिक्षा संस्थाओं के मुक्ति भूमि प्रदान करने का सिलसिला भी करता था। वो राजा की महात्माओं तथा पीर फकीरों को रिकॉर्ड भी रखता था। प्रांतीय सरहदों को निश्चित करना तथा उनका पथ प्रदर्शन करना भी उसी का कार्य था। वो मुसलमान जो उलमाओं को भी सहायता देना तथा उसे इस्लाम के नेतृत्व भी वही करता था। उसके बाद था काजी उल कजात। सम्राट के पश्चात राज्य का सर्वोच्च न्याय अधिकारी काजी उल कजात होता था। उसे मुख्य काजी भी कहते थे। वह इस्लाम के कानून के अनुसार न्याय करता था, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो था वह सम्राट के न्याय संबंधी मामलों में परामर्श देता था। स्थानीय क्षेत्र में वह काजियों की नियुक्ति करता था तथा प्रांतीय काजियों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता था। सम्राट के विभिन्न कार्य भागों के न्याय संस्थाओं का निरीक्षण भी वही किया करता था। उसके पश्चात था दरोगा ए डाक चौकी। यह मंत्री गुप्तचर विभाग का मुखिया था। वह डाक वितरण का उचित प्रबंधन भी करता था। वह डाक चौकियों पर घोड़े तथा आवश्यक वस्तु की व्यवस्था भी करता था। देश के विभिन्न भागों में घटित घटनाओं की पूरी जानकारी रखने के लिए वह स्थान पर गुप्तचरों की नियुक्ति करता था। उसे बहुत प्राप्त सूचनाओं का ब्यौरा वह तुरंत सम्राट के सामने प्रस्तुत करता था, ताकि उसको संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके। उसके बाद था अन्य मंत्री। ठीक है, कुछ और भी मंत्री थे जो उसके विभाग में कार्यरत थे। मीर आतिश वो ताप खाना विभाग का मंत्री होता था। मीर बार वन विभाग के मंत्री होता था। मीर बाहर वो समुद्री बरों की मुखिया होता था। उसके बाद था मुस्तफ़ी एक प्रकार के राज्य का ऑडिटर जनरल था। सच तो है कि मुगलों का केंद्रीय शासन अत्यंत कुशल था। ठीक, शासन की सारी शक्तियां सम्राट में केंद्रित था, परंतु वह प्रजा के हितों की अवहेलना नहीं करता था। शासन कार्य में सम्राट की सहायता तथा परामर्श के लिए अनेक मंत्री तथा निम्न स्तर के मंत्री होते, परंतु वे सभी अपना कार्य सम्राट की आज्ञा से ही करते थे। इस प्रकार मुगलों की केंद्रीय कार्य विधि सरल परंतु कुशल थी। उसके बाद था मुगलों का प्रांतीय प्रशासन। मुगलों की जो सम्राट बहुत ही विस्तृत था। प्रशासनिक सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए मुगलों ने अपने राज्यों के कई प्रांतों में बांट रखा था। अकबर के समय में इस प्रांतों की संख्या 15 थी, जो बढ़कर जहांगीर के समय में 17 हो गई। शाहजहां के समय में इसकी संख्या 22 तक पहुंच गई। औरंगजेब के समय में इस प्रांतों की संख्या कम होकर 21 हो गई। मुगलों के प्रांतीय शासन का आधार केंद्रीय शासन था, इसलिए सर जादूनाथ सरकार ने कहा भी था कि केंद्रीय सरकार का यह सही लघु रूप था। सूबेदार, इसमें से जो होते थे मेन सूबेदार होते थे। सूबेदार प्रत्येक प्रांत का मुखिया सूबेदार अथवा सिपाहीलार होता था। उसकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। वह अपने कार्य के लिए सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व होता था। उसके दिन एक बड़ी सेना होती थी। अतः उसकी नियुक्ति के समय सम्राट उसे उपदेश देता था। लोग और सेना तुम्हारे अधीन है और उन सब की भलाई ही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है, इसलिए तुम्हें कभी भी अपना ध्यान प्रजा की समृद्धि की ओर से हटाना नहीं चाहिए। ये उसका मुख्य आदेश था राजा का। और उसका मुख्य कर्तव्य क्या था? वह था अपने प्रांत में शांति एवं कानून का प्रबंधन करना। यदि कोई जागीरदार अथवा अधिकारी उसकी आज्ञा की अवहेलना करता है तो उसे दंड दे सकता था। वह अपने प्रांत के लोगों के मुकदमे का निर्णय करता था, परंतु उसे किसी को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। ऐसे अभियोग जिन्हें मृत्यु दंड आवश्यक समझा जाता था सम्राट के पास भेजे जाते थे। अपने प्रांत के लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वह कृषि, उद्योग और व्यापार की ओर विशेष ध्यान देता था। प्रजा की सुविधाओं के लिए अस्पताल, सड़कें, बाग, कुएं आदि बनवाता था तथा उपरांत में शिक्षा के प्रसार के लिए भी उचित कार्य करता था। भूमि कर एकत्र करने में वह दीवान आलम तथा अधिकारियों की सहायता भी करता था। सूबे के सैनिकों के अनुशासन में रखना उसी कर्तव्य था। वह सेना का अध्यक्ष होता था तथा छोटे छोटे विद्रोह को दबा देता था। ठीक है, तो ये सारे काम उसके थे। वो पुलिस और गुप्तचर विभाग में विश्वास पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति भी करता था। उसकी सहायता के लिए एक दीवान, वकील सदन, काजी, केतवाला, मीर वकया नसीब होते थे। दीवान को छोड़कर से सभी पर उसका पूरा नियंत्रण होता था। उसके बाद था दीवान, क्योंकि
सूबेदार में दीवान का कोई नियंत्रण नहीं होता था। दीवान जो होता था बिल्कुल आज़ाद होते थे। प्रांत में सूबेदारों के प्रायः प्रांतीय दीवान का पद होता था। वो प्रांत के वित्तीय विभाग का मुखिया होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट के केंद्रीय दीवान की सिफारिश से करता था। यह तो सच है कि दीवान का अधिक अधिकार सूबेदारों की अपेक्षा कम था, परंतु उसका दर्जा उसी के समक्ष था। वह किसी भी तरह सूबेदार के प्रति उत्तरदायी नहीं था। वित्तीय संबंधी मामलों में तो उसकी अधिकार सूबेदार से भी कहीं अधिक थे। इसमें डॉक्टर पी.एन. सन ने ठीक ही कहा था कि वही किसी भी प्रकार के सुधार के अधीन नहीं होता था। उसका संबंध सीधा केंद्रीय सरकार से होता था। अपने मनसब के अतिरिक्त उसे 50 घुड़सवारों का एक निजी दस्ता भी मिला हुआ था। इस प्रकार प्रांत में सूबेदार और दीवान की दो समानताएं तथा अपने आप में स्वतंत्र सत्ता थी। यदि सूबेदार सेना, पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं का मुखिया था तो दीवानी तथा कर विभाग का। यदि सूबेदार की फौजदार से लेकर गांव के चौकीदार तक की नियुक्ति करने का अधिकार था, तो दीवान को भी अलीम गुजार से लेकर पटेल तक की नियुक्ति करने का स्वतंत्रता थी। दोनों एक दूसरे के कार्य को निगरानी करते थे और परंपरा एक दूसरे को निरीक्षक भी करते थे। दोनों ही एक दूसरे के कार्य की रिपोर्ट सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करते थे, परंतु एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी होते थे। ठीक है, संयोग से प्राप्त शासन चलाते थे, यानी दोनों प्रतिद्वंदी होते हुए भी संयोग से जो होते थे साम्राज्य को चलाते थे। मुगल शासकों ने जानबूझकर प्रशासनिक प्रणाली इस प्रकार बनाई हुई थी कि सूबेदार तथा प्रांतीय दीवान दोनों ही एक दूसरे के कार्य के निरीक्षण करते रहे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उनके कार्य जो थे वो प्रांत के आय व्यय का ब्यूरो रखते थे। माल तथा विभाग के कर्मचारियों की निगरानी करना भी उसी का भी कर्तव्य था। वो प्रांगणों में भूमि कर निर्धारित करता था तथा उसे एकत्र भी करता था। मास में 2 बार वह केंद्रीय दीवान के कृषकों के आवश्यक के बारे में तथा एकत्र किए गए हुए धन के बारे में सूची प्रदान करता था। प्रांत के राजस्व अधिकारी का निरीक्षण करने के लिए वह समय समय पर प्रांत का भ्रमण भी किया करता था। उसके बाद था बक्सी प्रांत में जो है बक्सी को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सम्राट की नियुक्ति मीर बक्सी की सिफारिश पर करता था। वह प्रांत में वैसा ही कार्य करता था जैसे केंद्र में मीर बख्शी किया करता था। उसका कार्य क्या था? वह प्रांत की सेना की भर्ती करता था तथा घोड़े की दागने का भी प्रबंधन करता था। सैनिकों की पदोन्नति तथा तबादली करवाना, उनमें अनुशासन बनाए रखना भी उसी का कार्य था। वह खजाना अधिकारी के रूप में वेतन देने का कार्य भी करता था। शाही आदेश मिलने पर वह सैनिक अभिभावकों को सम्मिलित कर होता था। वह गुप्तचर विभाग के मुखिया के रूप में भी कार्य करता था। उसके बाद था सदर। प्रत्येक प्रांत में एक सदर होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट केंद्रीय सदन की सिफारिश पर करता था। वह प्रांत के महात्माओं और पीर फकीरों की सूची तैयार करता था। उन्हें अनुदान और जो है छात्रवृत्ति दिलवाने की सिफारिश करता था। धर्मार्थ दी गई भूमि का प्रबंधन करना तथा उनसे संबंधित झगड़े का निपटारण करना उसी का कार्य था। वो सेना के संगठन और नियंत्रण का भी विशेष रूप से ध्यान रखता था और सैनिक में वेतन बांटता था। सैनिकों की तरक्की और तब्दीली भी उसी के द्वारा होती थी। इसके अतिरिक्त वह प्रशासन में घटने वाली सभी घटनाओं की सूचना सम्राट तक पहुंचाता था। उसके बाद होती थी काजी प्रांत के न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। वह प्रांत में फौजदारी मुकदमे का निर्णय भी करता था। वह जिले तथा कस्बे की काजियों के कार्य को देखरेख भी करता था। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील सूबेदार सुनता था। इसमें जो है बहुत साइंटिस्टों अपने विचार रखता है। इसमें L.S. श्रीवास्तव ने कहा था कि सदन और काजी के पद एक ही व्यक्ति के 2 दिए जाते थे। यानी बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए तो सदन और काजी एक ही पद के एक ही व्यक्ति को दी जाती थी। अगला जो हमारा क्या है वह है आय नवीस। ये जो है वह नवीस प्रांत के गुप्तचर विभाग का मुखिया होता था। कभी कभी प्रांतीय वक्शगी की इस पद का कार्य करना पड़ता था, परंतु आमतौर पर इस कार्य के लिए पृथक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। कहते हैं कि इसका कार्य जो थे वह सूबे के मुख्य स्थानों पर गुप्तचरों की नियुक्ति करता था, जहां तक कि वह सूबेदार, दीवान, काजी तथा फौजदारी कार्य में भी गुप्तचरों और संवाद लेखों की नियुक्ति करता था। गुप्तचरों के मध्य से वह प्रतिदिन प्रांत की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था और उसकी रिपोर्ट सम्राट को भेजता था। गुप्तचर विभाग के महत्व को समझते हुए कभी कभी केंद्रीय सरकार भी अपने गुप्तचरों के सूबे और प्रांगणों में भेज देता था। इस गुप्तचरों की वकालत की भी आज्ञानुसार कार्य करना पड़ता था। उसके बाद था
केतवाला भी जो है इम्पोर्टेंट पद था। प्रांत की राजधानी तथा जो है महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र सरकार द्वारा एक अन्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, इसको केतवाला कहते थे। इसके मुख्य कार्य होते थे, वो नगर में शांति व्यवस्था का प्रबंधन करता था, नगर की साफ सफाई का ठीक प्रबंधन करवाना भी उसी का कर्तव्य होता था। व्यापार पर उसका पूरा नियंत्रण होता था, कम तोलने वाले तथा मिलावट करने वालों को वो दंड भी देता था। नगर में आए हुए विदेशियों को देख रेख भी केतवाला करता था। जब नगर में किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती जिसकी कोई वारिस न होता था तो केतवाल ही उसकी संपत्ति का देखभाल करता था। कब्रिस्तान तथा शमशान भूमि का ठीक प्रबंधन करना भी उसका कर्तव्य था। इस प्रकार से उसके कार्य आधुनिक युग के नगर पालिका कार्य के समान है। यानी जैसे कि आपका MCA म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन है, उसी तरह से जो था केतवाला का सारे कार्य म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग कार्य करता था। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, केतवाला म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन जो आधुनिक युग में है। उसके पश्चात मुगल के प्रांतीय शासन की कुशलता के कारण, देखिए मुगल कालीन जो थे, मुगल ने काफ़ी 200 सालों तक जो है भारत में राज्य किया। तो ये राज्य करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन्होंने अच्छी से प्रशासन चलाया। इसमें जो उन्होंने सभी धर्मों को एक सामान्य माना, सभी धर्मों को उन्होंने उतना ही प्रायोरिटी दिया। कहते हैं मुगलों के प्रांतीय शासन प्रबंधन भी बहुत सफल रहा। अकबर के प्रांत में राज्य प्रबंधन के लिए ऐसे पग उठाए हुए थे जो कर्मचारी वर्ग के अपने कर्तव्य के विमुख नहीं होने देते थे, क्योंकि इसमें जो होता था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाती थी। उसमें से था गुप्तचर विभाग, स्पॉन्सन सिस्टम। गुप्तचर विभाग मुगलों के प्रांतीय राज्य प्रबंधन की सफलता का मुख्य कारण था। वकालसानिवीस तथा गुप्तचर सम्राट को सरकारी कर्मचारी के कार्य की सूचना देते रहते थे। उन्हें सूबेदार तथा दीवान कार्य की सूचना भी सम्राट को देने का पूरा अधिकार था। उसके भय से प्रांतीय कर्मचारी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते थे, जो कि कोई भी प्रशासन चलाने के लिए इम्पोर्टेंट बात होती है। उसके पश्चात कर्मचारियों की तबादलियाँ। प्रांतीय कर्मचारियों का एक निश्चित कार्यकाल होता था। उस अवधि के समाप्त होने पर उनकी तबादली कर दी जाती थी। उदाहरण के लिए सूबेदार और कार्यकाल केवल 3 वर्ष था। इस थोड़े समय में वह किसी भी विशेष व्यक्ति तथा स्थान से दृढ़ संबंध नहीं बना सकता था, अंत वह निरपेक्ष रूप से कार्य करता था। उसके बाद होता था सम्राट के भ्रमण। मुगल काल में सम्राट समय समय पर अपने राज्य के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते थे और कर्मचारी का निरीक्षण भी करते थे। किसी कर्मचारी की शिकायत सुनने पर वह उसे कठोर दंड भी देता था। इस प्रकार सम्राट के भय से प्रांत के कर्मचारी अपना कर्तव्य बड़ी ईमानदारी से निभाते थे। वो मुगलों के शासन प्रबंधन की सफलता का मुख्य कारण भी यही था। तो ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी राज्य के लिए। उसके बाद था दोहरा नियंत्रण, डबल कंट्रोल। मुगलों ने प्रांत के शासन प्रबंधन में कर्मचारियों की नियुक्ति इस प्रकार की हुई थी कि वे एक दूसरे के कार्य पर आंख रखते थे। वे एक दूसरे के कार्य पर निरीक्षण भी करते थे। उदाहरण के लिए सूबेदार तथा दीवान एक दूसरे के कार्य की रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजते थे। यदि सूबेदार प्रांतीय सेना का अध्यक्ष था तो दीवान भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं था। दोनों की शक्तियां लगभग सामान्य थी। दोनों ही सामान्य रूप से केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होती थी। इसी प्रकार राजस्व विभाग में अमीला तथा वित्तीयची एक दूसरे के कार्य पर नजर रखते थे। इस दोहरे नियंत्रण के कारण मुगलों का प्रांतीय शासन का बहुत दृढ़ और कुशल था। प्रजा की आवाज़। मुगल साम्राज्य जो है प्रांतीय कर्मचारी का कर्तव्य परायण बनने के लिए प्रजा की आवाज़ को विशेष महत्व देते थे। वह समय समय प्रजा के प्रतिनिधित्व के शिकायत को सुनने के लिए कमीशन नियुक्त करते थे। दोषी कर्मचारियों को कड़े दंड दिए जाते थे। मुगलों की यह नीति उसके प्रांतीय शासन की कुशलता में सहायक भी सिद्ध हुई। सच तो यह है कि मुगलों का जो है प्रांतीय शासन प्रबंधन काफ़ी कुशल था। इसमें वे सभी विशेषताएं विद्यमान थी जिसके कारण पूरे प्रांत में केंद्र सरकार का नियंत्रण था और प्रांतों में सुव्यवस्था भी बनी रही। सूबेदार तथा प्रांतीय दीवान एक दूसरे के लिए निरीक्षण का कार्य करते थे। इस प्रकार प्रांत में भ्रष्टाचार को रोका जा सका। मुगल प्रांतीय प्रबंधन को इसलिए बात में निहित है कि अकबर द्वारा जो स्थानीय प्रांतीय शासन प्रणाली 150 वर्ष तक चलती रही। उसके पश्चात मुगलों का स्थानीय शासन। अकबर अथवा मुगलों के केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन की भांति उसका स्थानीय शासन भी उच्च कोटि का था। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक प्रांत सरकार जिलों में, प्रत्येक सरकारी प्रगमनों में, प्रत्येक परगना कई गांवों में विभक्त था। इस सभी प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। अपने अपने कार्यों की देखभाल उचित ढंग से करते थे। यानी संक्षेप में कहा जाए तो अकबर अथवा मुगलों की स्थान शासन प्रणाली इस प्रकार है।
सबसे पहला आता है सरकारों का प्रबंधन। मुगलों ने प्रशासन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रांतों को सरकारों में बांटा हुआ था। सरकार आधुनिक जिले के समान था। इसमें जो था फौजदारी का जो है गठन किया गया था। फौजदारी जिले का मुखिया होता था, वह सैनिक तथा कार्यपालक अध्यक्ष होता था। अधिकारी और कर्तव्य की दृष्टि से वह शेरशाह के मुख्य सिकदार के समान था। अधीनस्थ अधिकारियों के फौजदारी का पद सबसे अधिक जिम्मेदारी का था वो पद होता था। वो आजकल के डिप्टी कमिश्नर की भांति सरकार अथवा जिले में अनेक राज्य के कार्य निभाता था। यानी आज जो है डिप्टी कमिश्नर के नाम से जाना जाता है और उसमें उस समय फौजदारी के नाम से जाना जाता था। आखिर इनका कर्तव्य क्या होता था? वो सरकार में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना करता था और सड़कों की चोर लुटेरे से सुरक्षा भी करता था। सम्राट के आदेशों को वह सरकार में लागू करवाता था और अपने प्रांत के सुधारों की आज्ञा का पालन भी करवाता था। एक सैनिक अधिकारी होने के नाते उसके अधीन एक छोटा सा सैनिक दल होता था। इस दल की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उनसे शाही सेवा के लिए हर समय तैयार रखने की जिम्मेदारी उसी पर होती थी। वह कर वसूल करने में असीम गुजारा की सहायता भी करता था। जिले के प्रशासन प्रबंधन की सफलता काफ़ी सीमा तक वहाँ के फौजदारी की सतर्कता तथा उसके व्यक्तिगत चरित्र पर ही निर्भर होती थी। अंत सम्राट अकबर प्रत्येक जिले के फौजदार पर कई दृष्टि रखता था। इसे कार्य का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार समय समय पर अपने उच्च अधिकारी भेजती रहती थी। यदि वे अपने कर्तव्य पालन में जरा भी कुछ तरह की लापरवाही दिखाते तो या जनता पर किसी प्रकार का अत्याचार करते तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाती। उसके बाद था अमीर गुजार। अमीर गुजार सरकार के राजस्व विभाग का मुखिया होता था। उसके प्रमुख कर्तव्य ये थे कि वो निम्न राजस्व अधिकारी के कार्य पर निगरानी रखता था। वो किसानों को अधिक से अधिक भूमि जोतने तथा बोने की प्रेरणा देता था। उसी की सिफारिश पर ही प्रांतीय दीवान कृषकों के कृषि सुधार के लिए ऋण भी देता था। वो केंद्र सरकार के फसलों की आवश्यकता के बारे में तथा शेष भूमि कर के बारे में सूचना देता रहता था। वह बंजर भूमि को सुधारने के लिए प्रयास हमेशा करता था। वह माल विभाग के कर्मचारी अथवा कारकुनों और मुकदमे और पटवारियों के कार्य पर निगरानी भी रखता था। वह जिले के संपूर्ण एवं नियमित रूप से शाही खजानों में जमा भी करवाता था। उसके बाद था वित्तीय कच्ची जो है अमीर गुजार का एक सहायक था, परंतु उसे अमीर गुजार के सहायकों में विशेष स्थान प्राप्त था। माल गुजारी संबंधी मामले अमीर गुजार के बाद उसी का ही स्थान था। उसके मुख्य कार्य थे उस सरकार के रूप से वह केवल एक लेखक समझा जाता था, परंतु उसे अनेक आवश्यक कागजात तैयार करने पड़ते थे। वह अपने पास राजस्व तथा राज्य के आंकड़े का रिकॉर्ड भी रखता था। वह गांव की सीमा निर्धारित करता था तथा कानून गाड़ों को कार्य का निरीक्षण भी करता था। वो जिले के उपजाऊ और बंजर भूमि का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता था। शाही खजाने में कसर जो रुपया मालगुजारी के रूप में जमा करवाया जाता था, उसकी रसीद वित्तकालीन को ही देनी पड़ती थी। वह जिले के आय व्यय का ब्यूरो भी प्रत्येक माह शाही दरबार में भेजता था। उसके पश्चात तो जो था खजानदार था। वित्ताक्षी की भांति खजानदार भी अमीर गुजार का एक सहायक अधिकारी था। वास्तव में वह जिले का खंचाची तथा कुशकों को भूमि कर एकत्र करने का कोष में रखता था। कोष की कुंजी उसके पास होती थी तथा दूसरी अमीर गुजारे के अधिकारी में रहती थी। खजानदार एकत्र रुपया किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता था, बल्कि वह सरकारी निर्देशानुसार इसे केंद्रीय कोष में जमा भी करवाता था। उसके बाद था प्रांगणों का प्रबंधन। उन्होंने प्रत्येक सरकार को कई प्रांगणों में बांटा हुआ था। प्रांगणों के मुख्य कर्मचारी में सिकादार, आमिल और कानूनगो प्रमुख थे। इनकी सहायता के लिए निम्न स्तर के और कुछ अन्य कर्मचारी भी थे। सबसे पहले तो हमारा सिकदार आता है। सिकदार प्रांगणों के कार्यपालक अधिकारी होता था। उसे कभी कभी मुंशी भी कहते थे। उसके कार्य जो होते थे इस प्रकार होते थे। वह प्रांगणों में शांति व्यवस्था की स्थापना करता था। वह विद्रोही चोरों और ठगों को दंड भी देता था। प्रांगणों के फौजदारी मुकदमे का फैसला भी वही करता था, परंतु एक न्यायाधीश के रूप में उसके अधिकार बहुत ही सीमित थे। वह जो मुकदमे उसके अधिकार और समझ से बाहर होते थे उन्हें वह सरकार के कोतवाल के पास भेज देता था। वह भूमि कर एकत्र करने में अमीन तथा अन्य राजस्व अधिकारी की सहायता भी करता था। वह प्रांगणों में शाही आज्ञाओं का पालन भी करवाता था। उसके बाद था अमील। अमील प्रांगण के राजस्व विभाग का मुखिया अमील होता था। उसका मुख्य कार्य भूमि कर अथवा मालगुजारी गहन होता था। वह अपने प्रांगणों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सिकदार की सहायता भी करता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह कुछ छोटे दीवानी मुकदमे का फैसला भी किया करता था। उसके बाद कानूनगो का जो है पोतदार।
अमील की सहायता के लिए परगणों में कनुगांव तथा पोतदार नामक 2 अधिकारी होते थे। कनुगांव पुष्कों की भूमि तथा फसलों संबंधी सारे रिकॉर्ड रखता था। वो पटवारियों के कार्य का निरीक्षण भी करता था। अब्दुल फजल के कनुगांव के कुशक का आश्रय भी कहा जाता था। आरंभ में उसे वेतन के रूप में परगनों की आय का 1% कमीशन दी जाती थी, परंतु अकबर ने यह प्रथा बंद कर दी और उसका वेतन निश्चित कर दिया। उसके निर्वाह के लिए कभी कभी उसे कुछ जमीन जागीर के रूप में दी जाती थी। प्रोतदार का मुख्य कार्य परगनों में भू राजस्व संबंधी रिकॉर्ड रखना था और वह भू राजस्व एकत्र कर केंद्रीय कोष में जमा भी करवाना उसका अधिकार था। उसके पश्चात गांवों का प्रबंधन। गांव का शासन प्रबंधन पंचायत करती थी। पंचायतों का मुख्य कार्य गांव के विकास के लिए कार्य करना था। वह गांव के सामान्य झगड़े का भी निर्णय करता था। वह गांव में सफाई, शिक्षा, पहरेदारी का प्रबंधन भी करता था। पंचायत के सहयोग के लिए चौधरी, मुकद तथा पटवारी नामक कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। चौधरी किसानों एवं सरकारी सहयोग कर्मचारी के बीच एक कड़ी का काम करता था। मुकदम लगाना वसूल करने की चौधरी की सहायता भी करता था। पटवारी भू एवं लगान संबंधी रिकॉर्ड भी रखता था। अंत में हम जो है सारे कार्य किया करता था। उसके बाद था मुगलों के भू राजस्व सुधार। अब देखिए मुगलों के जो है भू राजस्व सुधार भी उनके जो है शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें था कि अकबर अपनी जनता का कल्याण करना चाहता था तथा उसका विश्वास था कि कल्याण कृषकों से आरंभ होती है, क्योंकि सभी को पता है कि जो है किसानी और कृषि महत्वपूर्ण है किसी भी सम्राट को आगे बढ़ने के लिए। जिस राष्ट्र में कृषक जो है सुखी तथा समृद्ध होते हैं वह राष्ट्र कल्याणकारी राज्य कहलाता है। आय अधिक होने के कारण ऐसे राष्ट्र में समस्त जनता के सुख समाधान प्रबंधन करते हैं। अकबर ने भी ऐसे उच्च आदर्शों के प्रेरित होकर भूमि कर प्रणाली का रूप निखारा था। उसने शेरशाह की सफल भूमि कर व्यवस्था की नवीन रूप प्रदान भी किया था। उसमें कुछ सुधार किए गए थे, कुछ नवीनतम का फूट दिया गया था। उसमें अपने मंत्री जो है मुजफ्फर खां तथा टोडरमल के अनुभवों का भी लाभ उठाया था। इस प्रकार सम्राट को नवीन भूमि कर व्यवस्था प्राप्त हुई थी। अब इसमें जो है पहला जो है क्या है, जब्ती प्रणाली यानी जब्ती सिस्टम जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। अकबर तथा उसके दीवान, ठीक है, अकबर तथा उसके दीवान जो थे ये आलम मुजफ्फर खान ने सन 1570 ईस्वी में कनुगारो अधिकारियों को भूमि कर संबंधी आंकड़े एकत्र करने का आदेश भी दिया था। सन जो है 1570 ईस्वी से 1580 ईस्वी के 10 वर्ष के परिणाम के पश्चात अधिकारियों ने आंकड़े प्रस्तुत किए। सन 1580 ईस्वी में अकबर तथा उसके दीवान आला टोडरमल ने इस आंकड़ों के आधार पर भूमि कर प्रणाली पुण्य संगठित किया। इस प्रणाली को जब्ती प्रणाली कराए नामा द साला और टोडरमल का बंदोबस्त कहा भी जाता है। जब्ती प्रणाली को अकबर ने लाहौर, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, मलावा, अजमेर, अवध तथा सुल्तान मुल्तान के सूबे में भी लागू किया गया। इस प्रणाली को समयावर्ती प्रदेश में लागू नहीं किया जा सका। इस प्रणाली की जो है कुछ विशेषता इस प्रकार है। इसमें पहला जो था यही था कि भूमि की पैमाइश यानी मेजरमेंट ऑफ द लैंड। जब्ती प्रणाली के अनुसार अकबर ने समस्त कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई। अकबर ने पूर्व शेरशाह सूरी ने भी कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई थी। उसका गज जो था 32 अंगुल का होता था तथा सन की रस्सी से बना होता था। इस प्रकार भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी बेईमानी कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यह गज सुकुर भी जाती थी, परंतु मुगल सम्राट अकबर ने सन के गज के स्थान पर 40 अंगुल अथवा 32 अंगुली वाला बांस का गज प्रचलित किया। इसके दिनों सिरों पर लोहे की पत्ती लगी होती थी। इसके अतिरिक्त अकबर ने राज्य के समस्त कृषि योग्य भूमि को 1482 क्षेत्र में बांट दिए रखा था। प्रत्येक क्षेत्र में अमील गुजर के अधीन होता था। क्षेत्र की इकाई जो है बीघा होती थी। भूमि का वर्गीकरण भी उसने करवाया था, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड। जब्ती प्रणाली के अनुसार भूमि की पैमाइश के बाद उसके वर्गीकृत किया गया था। भूमि के 4 श्रेणियों में बांटा गया था। भूमि को उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर किया गया था। उसमें जो था पोलज ऐसी भूमि होती थी जिसमें सदैव कृषि की जा सकती थी। यह पहले दर्जे की भूमि होती थी। उसके बाद था परोती क्या होती थी, ऐसी भूमि को कहा जाता था जिसे कुछ वर्ष निरंतर कृषि करने के पश्चात खाली रखना पड़ता था ताकि वह उर्वरक शक्तियों को पुण्य प्राप्त कर ले, और यह दूसरे दर्जे की भूमि होती थी। उसके बाद था छच्छर,
छच्छर जो होती थी, इस भूमि पर निरंतर कृषि नहीं की जा सकती थी। यह ऐसी भूमि होती थी कि जिसमें एक उपज उगाने के पश्चात 3-4 वर्ष तक उपज प्राप्त नहीं हो सकती थी। ऐसे प्रयोग को सामान्य उपजाऊ बनाने के लिए अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता था। यह तीसरे दर्जे की भूमि होती थी। उसके बाद होता था बंजर। यह सबसे घटिया दर्जे की भूमि थी। इस भूमि को से एक बार उपज प्राप्त कर लेने के पश्चात इसे 5 वर्ष से भी अधिक समय के लिए खाली रखना पड़ता था। इस भूमि पर न के बराबर उत्पादन होता था। इसमें पोलेज, पुराती तथा खच्चर भूमि को उनके उपजाऊपन के आधार पर आगे फिर 3 भागों में बांट दिया गया था। ये 3 प्रकार थे: उत्तम, माध्यम, निम्न। ठीक है, इसे सारे वर्गीकरण का उत्तम उद्देश्य यही था कि किसान उचित भूमि कर लिया जा सके, यानी जो अच्छा जगह लेगा उसको उसी प्रकार से जो है भूमि कर देना पड़ेगा। उसके बाद था भूमि कर निर्धारण। भूमि कर निर्धारण करते समय 3 बात का ध्यान रखा जाता था: भूमि का स्वभाव, भूमि की उपजाऊ शक्ति, पिछले 10 सालों की आय का मध्यस्थ। ये 3 बातें को ध्यान में रखकर सरकार पोजर और पुराती धरती से 1/3 भाग का कर के रूप में लेती थी। परंतु छज्जर और बंजर प्रकार की भूमि पर पहले कुछ वर्षों में सरकार बहुत ही कम कर वसूला करती थी। फिर धीरे धीरे प्रति वर्ष कर की मात्रा बढ़ा दी जाती थी। 5वें वर्ष तथा उसके पश्चात कर की मात्रा 1/3 हो जाती थी। उसके बाद था कर सूचियाँ, यानी टेबल्स। अकबर चाहता था कि भूमि कर नकदी के रूप में एकत्र किया जाना चाहिए। अंततः उसने पिछले 10 वर्षों में उपज तथा भूमि कर की दरों का अध्ययन करवाया था और उसके आधार पर नई दर सूचियां तैयार भी करवाई गई। इन दर सूचियों को दस्तूर कहा जाता था। गेहूं की दर सूची किसी प्रदेश के 10 साल के गेहूं के प्रचलित भाव के आधार पर तैयार की जाती थी। इस प्रकार रुई, चावल, चना, गन्ना आदि की सूचियाँ तैयार की जाती थी। प्रत्येक प्रदेश में हर वस्तु की सूची अलग थी। उदाहरण के लिए जो है मुल्तान में एक वस्तु की सूची लाहौर में उसी वस्तु की सूची से मेल नहीं खाती थी। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में ऐसी जो है 95 कर सूची थी। सरकारी कर्मचारी पहले जिन्स के रूप में सरकार के भाग नियत कर लेते थे और बाद में सूची में वर्णित दर के हिसाब से उस पर भाग के बदले में नगद धन वसूला करते थे। उसके बाद था भूमि कर एकत्र करना, यानी कलेक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्स। अकबर की भूमि कर एकत्र करने की विधि भी सराहनीय थी। इसमें जो था इसकी विधि थी कि भूमि कर वर्षों में 2 बार उगाया जाता था, एक बार रबी की फसल के समय तथा दूसरी बार खरीफ के फसल के समय। अकबर ने भूमि एकत्र करने के लिए अमील गुजार, कानूनगारों, पटवारी, पोद्दार आदि अधिकारी की नियुक्ति की हुई थी। भूमि कर उगाने में गांव का मुखिया मुकदम इस सरकारी अधिकारी की सहायता करता था। अपनी सेवाओं के बदले उसे 2/1/2 कमीशन दिया जाता था। अकबर ने अपने अधिकार को स्पष्ट रूप से निर्देश दे रखा था कि वह जारी वर्ष तक वसूल करने से पहले पिछले वर्षों का बकाया कर पहले उगाए। किसानों के जो है सरकारी अधिकारियों को हथकंडे से बचने के लिए अकबर ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा भी जारी की हुई थी। पोतर अथवा खजांची को भी जुगाहों के भूमि कर की रसीद काटनी पड़ती थी, यानी भूमि कर की रसीद काटना ही जो है अकबर की सबसे बुद्धिमत्ता का परिचालक है। अन्य प्रणालियां, अदर सिस्टम भी थी। उसके बाद था बटाई प्रणाली, बटाई सिस्टम। इस प्रणाली को गल्ला बख्शी के नाम से भी जाना जाता था। अकबर ने इसे सिंध, कश्मीर, काबुल, कंधार तथा गुजरात आदि प्रांतों में लागू किया था। इस प्रणाली के अनुसार फसल काटने के बाद अनाज को 3 बराबर ढेर लगा दिए जाते थे। इन ढेरों में से एक ढेर सरकार ले लेती थी तथा 2 ढेर किसान के पास रहते थे। उसका था कनकूट प्रणाली। कनकूट जो थी सिस्टम, इसके नक्श प्रणाली भी कहा जाता था। इस प्रणाली का प्रचलन बंगाल, उड़ीसा तथा बरार आदि में था। इस प्रणाली के अनुसार फसल की उपज का अनुमान कालीन में खड़ी फसल से लगा लिया जाता था तथा फसल काटने के पश्चात सरकार अपना भाग ले लेती थी। इस प्रणाली में एक दोष भी था, यदि अनुमान अधिक लगा लिया जाता था तो किसान को हानि होती थी तथा यदि अनुमान कम लगा लिया जाता तो सरकार को हानि होती थी। तो ये भी जो थी बहुत ही अलग प्रणाली थी। उसके बाद था भू राजस्व प्रणाली के मूल्यांकन। जो भू राजस्व प्रणाली हुई थी उसका मूल्यांकन भी इम्पोर्टेंट थी। कुछ इतिहासकार अकबर के उसकी भूमि कर प्रणाली के लिए प्रशंसा का पात्र नहीं मानते थे। इसमें डॉक्टर वी.एम. स्मिथ ने अकबर की भूमि कर प्रणाली को उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन बताया था। वो लिखते हैं कि टोडरमल की व्यवस्था राज्य को धोखेबाजी से बचाने के लिए बनाई गई थी, न कि प्रजा के हितों के लिए। उसके अनुसार भूमि प्रणाली का उद्देश्य कृषक कल्याण की भावना नहीं थी, बल्कि राज्य की आय को कर्मचारी की हेराफेरी से सुरक्षित रखना था।
भूमि कर देने के पश्चात किसानों के पास जो अनाज बच जाता था उसे वे अपना गुजारा भी नहीं कर पाते थे। अंत अकबर के शासनकाल में किसानों की दशा अच्छी नहीं थी और वे बड़ी कठिनाई से अपना जीवन का निर्वाह करते थे। ठीक है, उसने अपनी विचार की दृष्टि में कोई ठोस तर्क पेश नहीं किया था। उसने ऐसा कोई उदाहरण भी पेश नहीं किया था जिससे किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार का वर्णन हो, अर्थात कृषक की भूखमरी का चित्र खींची गई हो। इसके विपरीत जो है मोरलैंड जैसे इतिहासकार ने बिल्कुल विपरीत चित्र खींचा था। वो लिखता है कि 16वीं शताब्दी के अंत में कृषकों की दशा अच्छी थी और अन्न का भाव भी सस्ता था। 1 रुपये में जितना अनाज 20वीं शताब्दी के आरंभ में लिया जा सकता था, अकबर के समय उस धन से 7 गुना अनाज प्राप्त किया जा सकता था। राज्य में यह वस्तु अधिक मात्रा में थी और लोगों की आवश्यकताएं कम थी। लोग स्वस्थ भी थे और प्रसन्न भी थे। आईन अकबरी में स्पष्ट लिखा है कि किसान बड़े प्रसन्न थे और राज्य उनके हितों के पूरा ध्यान रखता था। आधुनिक इतिहासकार जो है मुगल प्रशासकों के कृषकों की सुख सुविधाओं के लिए अनेक नियम भी बनाए थे। अकाल पड़ने अथवा फसल कम होने की दशा में कृषकों की भूमि कर माफ कर दिया जाता था। कृषि में सुधार लाने के लिए कृषकों की तकावी ऋण भी दिया जाता था। यदि कोई सैनिक किसी कृषक की फसल को नष्ट कर देता था तो सरकार की ओर से उसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। किसान स्वस्थ भूमि कर नकदी के रूप में फसल के रूप में दी जा सकती थी। किसान को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुएं तालाब खुदवाए हुए थे। सरकारी कर्मचारी की किसानों के तंग नहीं कर सकते थे और कृषकों के कर्मचारियों के छल कपट से बचने के लिए पट्टा और कबूलियत नाम के 2 पत्र की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। भूमि क्षेत्रफल और भूमि कर विवरण होता था। इस प्रकार जो है किसान के हित सुरक्षित किए गए थे। सच तो यह है कि अकबर की भूमि कर प्रणाली काफ़ी वैज्ञानिक ढंग की जान पड़ती थी। उसका विभिन्न प्रकार की भूमि से कम या अधिक कह उगाना, घटिया भूमि के कार्यकलाप के साथ साथ कर का बढ़ाना, मध्यमान उपज तथा दर निकालना सभी आश्चर्य के विषय हैं। इसे स्पष्ट है कि सम्राट के कृषक कल्याण की धुनी थी। उसने ऐसे उपज भी किए थे जो कृषकों के कई प्रकार तंग भी न कर सके और उन्हें सुविधाएं भी प्राप्त हो। निसंदेह उसने आदर्श भूमि कर प्रणाली की व्यवस्था भी किया था। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अकबर के जो शासन काल इतने सालों तक चला, इन सब में जो था इसकी जो है दूरदर्शिता और वैज्ञानिक तकनीक ने इसका बहुत ही साथ दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। जिसको आप छोड़ोगे एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन जो है आपका सर खाएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से करना, समझदारी से करना। आपने जो तिरपान स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया है इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी तिरपान स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो या आभार होना चाहते हो, आभार व्यक्त करना चाहते हो, अगर तो पूरा जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है समय समय पर जो तिरपान स्टडी सेंटर वीडियो डालेगी उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो गया। आप सोचते होंगे कि किसी और क्लास का नोटिफिकेशन लेके मैं क्या करना। नहीं दोस्तों, ये आपके भाई बहन, आपके घर में बच्चे हैं, उनके लिए भी सहयोग सिद्ध होगा। क्योंकि एक तिरपान स्टडी सेंटर जो है क्लास 8th 9th 10th 11th 12th CBSE बोर्ड को कवर करता है, प्लस NIOS बोर्ड जो होती है 10th +2 को भी कवर करता है और साथ में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है 8 सब्जेक्ट उसको भी कवर करता है। आने वाला समय में जो होगा ये यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड को भी कवर करेगा। इसलिए इसके साथ जुड़ने में ही आपका भलाई है, क्योंकि आप जुड़ जाओगे तो आपको बहुत तरह से फ़ायदा होगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सिर्फ तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।